हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 109। इससे पहले इस कहानी के 108 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। सब लोग हैरान हो गए थे कि संजय ने रुद्र को कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन ऐसा क्या था कि संजय रुद्र की हर गलती को इग्नोर करता था और उसे समझाता था, जबकि बाकी तीनों बच्चों को तो वो बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार कर रखता था। थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नील का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अवनी के पास जाने का। उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसे अच्छे से फंसा जो दिया था। अब तो उसे कुछ भी करके वहाँ पर जाना ही था। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। नील अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने वो पेपर रखे हुए थे जो आज सुबह ही उसके पापा ने उसे अवनी के पास साइन करवाने के लिए दिए थे। नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अवनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसने कई बार अपना फोन भी चेक कर लिया था, ये सोचकर कि शायद अवनी ने उसे सॉरी बोलने के लिए एक तो मैसेज किया होगा। लेकिन अवनी ने एक भी मैसेज उसे नहीं किया था, क्योंकि अवनी भी कम जिद्दी नहीं थी। उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अकड़ थी, और होती भी क्यों नहीं। ओबरॉय इंडस्ट्रीज की मालिक की वो इकलौती बेटी जो थी, इतनी अकड़ तो उसे विरासत में मिली थी। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा एकदम से खुलता है, तो उसने भी सामने की तरफ देखा तो शुभ अभी मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ था और उसी की तरफ देख रहा था। शुभ भी मुस्कुराकर बोलता है कि अरे छोड़ो ना भाई, चलो चलते हैं भाभी के साइन करवाने के लिए, भाभी साइन कर देंगी। इतना कहकर शुभ भी आकर चेयर पर बैठ गया और फिर पीछे पीछे निहाल भी आता हुआ बोलता है कि हाँ और क्या, भला अपनी ही पत्नी से किस बात की नाराजगी। आप भी भाभी से कुछ टाइम तक ही नाराज हो, लेकिन भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, आपको इस प्यार की कसम। चलिए ना, चलते हैं भाई ओबरॉय इंडस्ट्रीज और भाभी के साइन लेकर आते हैं। आप भाभी के सामने जाओगे तो फिर भाभी का गुस्सा भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। समझने की कोशिश करो ना भाई, प्लीज़ प्लीज़ चलो चलते हैं ओबरॉय इंडस्ट्रीज। नील कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप से खामोशी से बैठकर अपने दोनों ही भाइयों की बातें सुन रहा था। निहाल ने कहा कि भाई चलो ना प्लीज़, आप जानते हो ना कि पापा को बेकार में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। चलो चलते हैं ना। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उठ गया। तीनों ही भाई वहाँ से निकल गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसे भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी बहुत ही उम्मीद से किट्टू का हाथ पकड़ा था कि चाहे नरेन कुछ भी कहे, चाहे जितना भी उसे रोके, लेकिन किट्टू तो उसके साथ ज़रूर आ जाएगी। लेकिन किट्टू ने भी कहीं ना कहीं रुद्र को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया था उसके साथ ना आकर। तभी कैबिन का दरवाज़ा एकदम से खुलता है और मैनेजर बोलता है कि सर, आपकी मीटिंग है। रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर ना चाहते हुए भी वो अपने कैबिन से निकलकर सीधे मीटिंग रूम की तरफ चला गया। रुद्र मीटिंग रूम में बैठा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होता है। उसने भी अपना फ़ोन उठाकर चेक किया तो उसमें अभी किट्टू के ढेर सारे मैसेज थे। लेकिन फ़िलहाल तो रुद्र का मन किट्टू की तरफ से एकदम से खट्टा हो गया था। इसीलिए उसने भी एक भी मैसेज चेक नहीं किया और वो भी अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता रहता है और अपनी मीटिंग में बिजी हो जाता है। ऑफिस में आज सिर्फ संजय और रुद्र ही थे। संजय और रुद्र दोनों ही उसके मीटिंग रूम में बैठे हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और 1 घंटा इसी तरह से बीत गया था। रुद्र का फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है, लेकिन रुद्र ने फिर से अपने फ़ोन को इग्नोर करके मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट किया। देखते ही देखते 3.5 घंटे बीत गए थे इसी तरह। आखिरकार मीटिंग ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहां पर बैठे हुए थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे और न्यू प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस कर रहे थे। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी रुद्र के पास आता है। उसने भी हल्का सा सिर झुकाकर कहा कि सर, किट्टू मैम पिछले 3 घंटे से आपका बाहर इंतज़ार कर रही हैं, प्लीज़ आकर एक बार बात कर लीजिए। ये सुनकर तो रुद्र हैरान हो गया और फिर वो आदमी बोलता है कि सर, मैं मैम को कैबिन के अंदर बैठने के लिए बोल दूं। रुद्र का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो बोलता है कि मैम से कहो वापस चली जाए, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उनसे नहीं मिल सकता हूँ। उस आदमी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। वो बाहर आता है और फिर उसने भी किट्टू को वही कहा था जो कि रुद्र ने उसे कहने के लिए कहा था। किट्टू की आंखों में भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। वो अपनी जगह से भी नहीं हिली, वहीं पर खड़ी रहती है जहाँ पर पहले खड़ी थी। वो आदमी एक बार फिर से बोलता है कि मैम प्लीज़ चली जाइए ना आप यहाँ से, सर आपसे अभी नहीं मिलना चाहते हैं। केटू बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो,
मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करूंगी। अब तुम जाओ, अपना काम कर लो जाकर। वो आदमी भी चुपचाप से सर झुकाकर वहां से चला गया और फिर किट्टू अभी भी उसी कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। 1 घंटा और बीत गया था लेकिन रुद्र अभी भी बाहर नहीं आया था। अब तो किट्टू की आंखों से भी आंसू टप टप करके बहने लगे थे। उसने भी अपना फोन निकाला और फिर रुद्र को फिर से मैसेज कर दिया, लेकिन रुद्र ने एक बार फिर से उसके मैसेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। किट्टू की हिम्मत भी अंदर जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसे इंतजार भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसने भी थोड़ा सा हिम्मत करके मीटिंग रूम का दरवाज़ा हल्के से खोला, तो उसने सामने देखा तो रुद्र चेयर पर बैठा हुआ था और उसके बराबर में संजय भी चेयर पर बैठा हुआ था। किट्टू की आंखों में ढेर सारा पानी आ गया था। वो धीरे धीरे करके अंदर आ गई और फिर संजय और रुद्र के साथ साथ वहां पर बैठे हुए बहुत ही सारे इन्वेस्टर ने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू की आंखों से पानी झरने की तरह बहे जा रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। वो सीधा रुद्र के पास धीरे धीरे करके आने लगती है तो रुद्र भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर किट्टू की आंखों में आंसू देखकर रुद्र के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो भी किट्टू को ऐसे नहीं देख सकता था। किट्टू से अब कंट्रोल नहीं होता है और वो भी जाकर सीधा रुद्र के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इस वक्त वो अपने आंसुओं के तहत अपने दर्द को निकाल रही थी। जैसे ही किट्टू रुद्र के गले लगती है तो वैसे ही रुद्र का सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। उसने एक हाथ से किट्टू पर अपनी पकड़ बनाई और फिर हल्का सा कमर को रब करते हुए बोलता है कि बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। किट्टू भी हल्का सा रुद्र से दूर हुई और फिर उसने भी संजय की तरफ देखा और फिर हल्का सा सिर झुकाकर उसके पैरों को छूकर बोलती है कि पापा, मेरी गलती नहीं है पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप तो समझ लीजिए ना मेरी बात को। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है कि सौभाग्यवती भव, अब जाओ केबिन में जाकर बात कर लो और रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती हो तुम। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, मैं रुद्र की पिटाई करूंगा तुम्हारे सामने ही। ये सुनकर तो अब किट्टू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वहां पर बैठे हुए सभी इन्वेस्टर्स तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र किट्टू को लेकर वहां से अपने कैबिन की तरफ चला गया। अगले 10 मिनट में दोनों ही रुद्र के कैबिन में मौजूद थे। रुद्र का गुस्सा तो ठंडा हो गया था लेकिन नाराजगी वैसी की वैसी ही थी। किट्टू चेयर पर बैठी हुई थी और रुद्र भी उसके सामने चेयर पर बैठा हुआ था। किट्टू ने हल्का सा नीचे सर झुकाया हुआ था और रुद्र जो कि नाराजगी से उसे देख रहा था, उसे अभी भी किट्टू से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। रुद्र बोलता है कि जब कल कहा था मेरे साथ चलो, तब मेरे साथ क्यों नहीं आई थी और अब आंखों में गंगा जमुना लेकर आ गई। किट्टू ने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर उसकी गंगा जमुना फिर से बहने लगती हैं। वो भरे हुए गले से धीरे से बोलती है कि माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कितना तो रो चुकी हूँ मैं आपके लिए और फिर कितना ज़्यादा रुलाओगे आप, माफ़ी तो मांग रही हूँ ना आपसे। रुद्र बोलता है कि अच्छा, और अगर माफ़ ना करूँ तो? ये सुनकर तो किट्टू और तेज तेज रोने लगती है। रुद्र बोलता है कि देखो, पहले तो ये रोना धोना बंद कर दो तुम। किट्टू ने कहा कि आपने कल से मेरा मैसेज भी नहीं देखा है, मुझसे बात भी नहीं करी है। मैं पिछले 4 घंटे से मीटिंग रूम के बाहर खड़ी होकर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपने कह दिया कि मैं वापस चली जाऊँ। क्यों चली जाऊँ मैं वापस? इतना नाराज़ हैं आप मुझसे? बोलिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आई थी, इसीलिए ना? रुद्र बोलता है कि तो फिर क्यों क्यों नहीं आई थी तुम मेरे साथ? आना चाहिए था ना तुम्हें मेरे साथ। किट्टू, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पापा से पहले मैं आया हूँ और फिर इस बात का मैं तुम्हें एहसान नहीं दिखाता हूँ बिल्कुल भी। मुझे इस चीज़ का एहसान दिखाना भी नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा तुम पर मेरा हक है। दोनों तरीकों से अगर तुम देखो तो हम पति पत्नी हैं और नहीं देखना है तो तुम समझ सकती हो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। खुशी खुशी तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन तुम खुद ही देखो अपने आप को, कैसे तुम अपने पापा के लिए मुझे छोड़ देती हो। तुम्हें अपने माँ बाप के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है किट्टू। किट्टू बोलती है कि सर, आप समझते क्यों नहीं है, पापा वापस आए हैं। लेकिन रुद्र बोलता है कि लेकिन क्या?
बताओ क्या? लेकिन किट्टू बोलती है कि माँ पापा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है अभी। रुद्र ने कहा कि वो मैं कल रात खुद ही देख चुका हूँ, कैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे माँ पर इतना ज्यादा गुस्से से चिल्लाए थे। अगर मेरे पापा माँ पर चिल्लाए होते ना तो फिर मेरी माँ तो पापा को बहुत अच्छे से रात में ही नचा देती। हमने तो कई बार देखा है अपने पापा को ऐसे माँ के इशारों पे नाचते हुए। किट्टू ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रुद्र की तरफ देखा, जैसे कहनी चाहती हो कि हाँ, मैं भी आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नचाऊंगी इसी तरह से जैसे आज पापा नाचते हैं। रुद्र ने भी किट्टू की अनकही बात को समझ लिया था और फिर बोलता है कि अच्छा, तो मैं नाचने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। किट्टू ने भी थोड़ा सा सुबकते हुए कहा कि हाँ जानती हूँ, आप तो मुझे नचाएंगे जैसे पिछले 4 घंटों से नचा रहे हैं ना। थोड़ा भी मुझ पर तरस नहीं आता है आपको? रुद्र बोलता है कि तुम्हें आया था कल रात को मेरे ऊपर तरस, जो मुझे आएगा तुम्हारे ऊपर तरस। किट्टू बोलती है कि तो फिर क्या मेरी जान ले लेंगे क्या आप? ये सुनते ही रुद्र ने भी किट्टू के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर थोड़ा सा इमोशंस के साथ बोलता है कि देखो ऐसी बातें मत कहा करो किट्टू, तुम प्लीज, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है ये सुनकर कि मैं कैसा फील करता हूँ, ये तुम्हें मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन प्लीज ऐसी बातें बिल्कुल भी मत बोला करो मेरे सामने। मरे तुम्हारे दुश्मन, क्यों तुम मरने लगी? इतना कहकर रुद्र ने किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर किट्टू भी उठकर आराम से रुद्र की गोद में जाकर बैठ गई। उसने भी अपनी बाहें रुद्र के गले में लपेट दी थी और फिर अपना चेहरा उसके कंधे पर प्यार से छुपा लिया था। रुद्र ने भी अपनी पकड़ उस पर कस दी थी और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलता है कि अच्छा, तो अब बताओ क्या चाहती हो तुम? इतनी मासूम बनकर मेरे सामने आओगी तो फिर तुम्हारी हर बात को मान लूंगा ना मैं, इसीलिए तुम इतनी मासूम बनकर मेरे पास आई हो ना। किट्टू के चेहरे पर तो एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो थोड़ा सा दूर होती है और फिर रुद्र के गाल पर हाथ लगाकर बोलती है कि अच्छा, इतनी अकड़ ठीक नहीं है जितनी कि आपके अंदर है। 4 घंटे से मैं आपका बाहर बैठकर इंतजार कर रही हूँ और अगर मैं इतनी ही ज्यादा मासूम होती ना आपके लिए तो फिर आप जल्दी से मान जाते, मुझे 4 घंटे से इंतजार नहीं करवाते। लेकिन आप तो, ये कहते हुए किट्टू ने फिर से अपना सिर रुद्र के कंधे पर छुपा लिया। तो रुद्र भी प्यार से बोलता है कि किट्टू कहीं घूमने के लिए चले क्या, बस मैं और तुम? किट्टू बोलती है कि नहीं, शुभ भैया, नील भैया, अवनी भाभी सबको लेकर जाएंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा, और हाँ निहाल भैया को भी। रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू ने भी महसूस किया कि रुद्र अब हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा है, तो उसने भी जल्दी से रुद्र का चेहरा देखा क्योंकि रुद्र कभी कभी ही मुस्कुराता था। किट्टू भी रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? रुद्र बोलता है कि माता के जागरण में नहीं जा रहे हैं हम लोग जो सबको लेकर जाएंगे, तो मैं हनीमून पर लेकर जाने की बात कर रहा हूँ मैं। चलते हैं ना कहीं, जब वापस आएंगे तो तुम्हारे पापा का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हम लोगों की लाइफ भी सेट हो जाएगी। किट्टू बोलती है कि ठंडा नहीं होगा, वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे। रहने दीजिए ना प्लीज़, अभी के लिए कहीं भी नहीं जाना है मुझे। फ़िलहाल के लिए तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए और पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद मत कीजिए, क्योंकि जितनी तकलीफ़ आपको होती है ना, मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ होती है सर। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, आपसे प्यार ना भी करूँ ना तो भी आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं और फिर हमेशा आपकी इज़्ज़त करती रहूँगी। ये कहते हुए किट्टू ने फिर से अपना सिर रुद्र के कंधे पर छुपा लिया। रुद्र ने भी अपनी पकड़ कसते हुए प्यार से कहा कि तो ठीक है, वापस आने का इरादा है तुम्हारा या फिर नहीं? तो किट्टू बहुत ही प्यार से बोलती है कि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या दोगे? रुद्र ने कहा कि सिचुएशन का फायदा मत उठाओ किट्टू, ये बताओ कि वापस आने का कब इरादा है तुम्हारा? किट्टू बोलती है कि फायदा नहीं उठा रही हूँ आपका, लेकिन हाँ जानती हूँ कि आपके अलावा कोई भी नहीं है जो ये बात को कर पाएगा या फिर ये चीज़ को सॉल्व कर सकता है। रुद्र बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, बताओ सही। तो किट्टू ने कहा कि मैंने देखा है माँ पापा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है सर, क्या आप माँ पापा के बीच में सब कुछ ठीक कर सकते हो? ये सुनकर तो रुद्र ने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कमर चेयर पर टिका दी और फिर इसी के साथ किट्टू भी थोड़ा सा रुद्र के ऊपर गिर जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे और फिर रुद्र ने भी हल्की सी नज़र नीचे करके किट्टू की तरफ देखा और बोला कि मेरा तुम्हारा रिश्ता तो ठीक नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे पापा का और तुम्हारी माँ का रिश्ता कैसे ठीक कर दूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। मुझे क्या सुपरमैन समझती हो क्या तुम? चलो उस दिन मैंने भी मान लिया कि मैंने लंबी लंबी छोड़ दी थी ऐसे ही हवा हवा में, क्योंकि मुझे शुभ ने और निहाल ने कहा था कि मोहब्बत में लंबी लंबी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता थोड़ी ना ठीक कर सकता हूँ, नहीं हो पाएगा किट्टू मुझसे ये सब। प्लीज़ समझने की कोशिश करो तुम, ये कोई आसान बात नहीं होती है।
किट्टू का मुंह फिर से बन गया था और फिर वो थोड़ा सा नाराज़गी से बोलती है कि फिर क्या फ़ायदा मेरी इतनी मासूमियत दिखाने का, इतने अच्छे से तैयार होने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ जब आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हैं। तो रुद्र ने भी हल्के से मुस्कुरा कर किट्टू के गाल को अपनी उंगलियों में भरा और फिर उसे थोड़ा सा हिलाते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही हो तुम, बहुत ही ज़्यादा मासूम बन रही हो, बहुत ही ज़्यादा। ये कहते हुए उसने भी किट्टू की नाक पर हल्का सा किस कर दिया और फिर मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखने लगा। तो किट्टू भी रुद्र को अपने दिल की बात बता रही थी और फिर रुद्र समझ भी रहा था। रुद्र बोलता है कि क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बीच में सब कुछ ठीक कर दूं, यही ना। किट्टू ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने भी रुद्र के सीने पर अपना सिर रख लिया। रुद्र भी अपनी पकड़ कसते हुए प्यार से बोलता है कि ये सब तो शुभ भाई से डिस्कस करके ही बताऊंगा मैं। किट्टू ने एकदम से सिर उठाया और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि शुभ भैया और निहाल भैया ये काम चुटकी में कर देंगे। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही करी है, आप उनसे कहिए ना कोई जादू चलाएं, वो मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शुभ ने भी अब किट्टू का सिर फिर से अपने सीने पर रख लिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है कि हाँ, कुछ देर के लिए मेरी और तुम्हारी बात करते हैं ना प्लीज़, और किसी की भी नहीं। किट्टू ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने किट्टू के चेहरे पर हाथ लगाकर थोड़ा सा उसे ऊपर किया और फिर किट्टू रुद्र की ओर देख रही थी। रुद्र बहुत ही प्यार से किट्टू को देख रहा था। उसने बहुत ही धीरे से किट्टू के होठों को अपने प्यार में कैद कर लिया था और फिर किट्टू भी अपनी आंखें बंद किए हुए रुद्र के प्यार को महसूस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किट्टू की पकड़ रुद्र के कॉलर पर कसती जा रही थी और रुद्र की पकड़ किट्टू की कमर पर कस रही थी। रुद्र थोड़ा सा किट्टू से दूर हुआ और फिर किट्टू की आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। रुद्र ने अपनी नाक किट्टू की नाक से लगाई और हल्की सी रगड़ कर बहुत ही प्यार से और धीरे से कहा कि अच्छा, तो अब इन आंखों में आंसू ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, किस लिए रोया जा रहा है। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र के गाल पर हाथ लगाया। रुद्र ने फिर से झुककर किट्टू के होठों को चूम लिया और तभी किसी ने कैबिन के दरवाजे को झटके से खोल दिया। तो रुद्र और किट्टू एकदम से डर गए थे और फिर रुद्र ने भी सामने देखा तो एकदम से खड़ा हो गया था। उसे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। रुद्र के खड़े होने से किट्टू भी धम्म से जमीन पर गिर पड़ी थी। वहीं सामने खड़ा हुआ शख्स अपनी आंखों को खोलता और बंद करता, जैसे उसे तो यकीन ही ना हो रहा हो कि सच में उसने अभी जो देखा है वो बिल्कुल सच है। रुद्र ने भी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और बोला कि अजीत अंकल, आप यहाँ पर। इस वक्त अजीत ने भी एक नज़र किट्टू को देखा जो कि अभी जमीन पर पड़ी हुई थी। वो बोलता है कि पहले बहू को तो उठा लो। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर की तरफ उठाने लगा। किट्टू ने भी रुद्र का हाथ पकड़ लिया था और फिर रुद्र ने उसे एक ही झटके में उठा लिया। रुद्र इतना तो कभी भी नहीं डरा था जितना कि आज वो अजीत के एकदम से आने से डर गया था। रुद्र ने भी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में अजीत की तरफ देखा और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि किट्टू, ये अजीत अंकल है, पापा के फ्रेंड के भाई। और अजीत अंकल, ये रुद्र अभी अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही अजीत ने कहा कि ये कात्यायनी पुरोहित है, मिस्टर नरेन पुरोहित की बेटी और तुम्हारी पत्नी। जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से, लेकिन सच में तुमने शादी कर ली है ये मुझे नहीं पता था। मतलब तुम्हारे पापा ने बताया था, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम कभी शादी भी करोगे। शादी कर ली तो कर ही ली, लेकिन तुम तो उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हो। मतलब मैं भी ना क्या ही बकवास कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। अजीत ने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू भी सर झुकाकर खड़ी हुई थी। अजीत को किट्टू के अंदर संस्कार नजर आ रहे थे। फिर उसने भी रुद्र की तरफ देखकर पूछा कि पापा कहाँ है तुम्हारे। रुद्र ने भी अजीत की बातों का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने भी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि अंकल के पैर छुओ। ये सुनते ही किट्टू भी जल्दी से अजीत के पास आ गई और फिर वो उसके पैरों को छूने लगती है। तो अजीत ने भी अपना हाथ किट्टू के सिर पर रखकर प्यार से कहा कि खुश रहो बेटा, और सच कहूँ ना तो सच में तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और खुशी भी हो रही है। वरना संजय भैया के मुंह से यही सुना था कि उनका रुद्र शादी नहीं करेगा कभी, लेकिन तुमने तो चलती फिरती आग को काबू में कर लिया है अपने। ये सुनकर तो किट्टू के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसने भी अपना सिर उठाकर अजीत को एक बार भी नहीं देखा था। तो वहीं अजीत फिर से प्यार से बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हारे पापा अपने कैबिन में तो है नहीं। रुद्र बोलता है कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे अंकल। अजीत ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक बार फिर से किट्टू के सिर पर अपना हाथ रखकर मुस्कुरा कर वहां से चला गया।
उसके जाते ही किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई मुझे नीचे फेंकते हुए। रुद्र को तो एकदम से हंसी आ गई थी किट्टू की बात सुनकर। उसने भी अपने दोनों ही हाथों को हवा में फैलाते हुए कहा कि मुझे क्या पता था कि अजीत अंकल एकदम से ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। किट्टू भी जल्दी से रुद्र के पास आती है और फिर उसके सीने पर जोरदार पंच मारते हुए बोलती है कि आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। आपने मुझे नीचे गिरा दिया, आप बहुत बुरे हैं रुद्र। रुद्र को आज बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, एकदम से ओरिजिनल वाली हंसी। तो वहीं किट्टू भी रुद्र के सीने पर मारे जा रही थी और ये देखकर तो रुद्र ने भी किट्टू की कमर पर अपने हाथ डालकर उसे खुद से सटाते हुए उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर कहा कि क्या कहा तुमने। किट्टू थोड़ा सा डर गई थी और फिर रुद्र बोलता है कि बताओ ना अभी क्या कहा तुमने। किट्टू धीरे से बोलती है कि गलती हो गई है, आगे से कभी भी नहीं कहूंगी, आपका नाम भी कभी नहीं लूंगी, सॉरी। रुद्र ने किट्टू के गाल पर हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि एक बार फिर से लो ना मेरा नाम, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किट्टू तो हैरानी से रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। रुद्र ने फिर से प्यार से कहा कि एक बार और प्लीज़ प्लीज़ एक बार और मेरा नाम लो ना। किट्टू ने धीरे से कहा कि रुद्र। इतना कहकर वो नीचे अपना सिर झुका लेती है। रुद्र ने भी कसकर उसे गले लगा लिया। किट्टू के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्र को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आज सच में उसे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसने फिर से कहा कि एक बार और कहो ना। किट्टू ने धीरे से कहा कि रुद्र। रुद्र के चेहरे पर फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि फिर से बोलो, ये बार बार तुम ऐसे ही कहती रहो। किट्टू ने भी अपनी बात कही, रुद्र 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 रुद्र। रुद्र के चेहरे पर तो एकदम से मुस्कुराहट बढ़ती चली गई। तो इधर दूसरी तरफ नील गाड़ी में बैठा हुआ था और शुभ ड्राइव कर रहा था और निहाल भी आराम से पीछे बैठा हुआ नव्या से चैट कर रहा था। फिलहाल तो उन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी खटपट हो गई थी। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। निहाल ने गुस्से में फोन को एक साइड में फेंक दिया। नील ने भी फ्रंट मिरर में देखकर कहा कि अब तुझे क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है। निहाल बोलता है कि यार वो अपनी बहन की गलती ही नहीं मानती है भाई। नील बोलता है कि दोनों ही बहनें एक जैसी है ना, इसीलिए। शुभ बोलता है कि पापा ने सुबह कहा था ना कि महादेव ने माता पार्वती को कई बार मनाया था, तो तुम लोग भी अपनी अपनी बीवी को नहीं मना सकते हो क्या, एक बार ही तो मनाना है। अरे लड़कियों को चाहिए ही क्या, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान और बस थोड़ी सी उनकी बात को मान लो, बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगी आप लोगों से। जब वो तुमसे कहती है ना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मतलब वो चाहती है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से मनाओ। जब वो कहती है ना कि मुझसे दूर हो जाओ, मतलब वो चाहती है कि तुम उससे कभी भी दूर ना जाओ। वो तुमसे जब भी झगड़ा करती है, मतलब तुमसे वो शिकायत करती है कि तुमसे वो प्यार बहुत ज़्यादा करती हैं। जिस दिन उसने झगड़ा करना बंद कर दिया ना, मतलब तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। निहाल और नील दोनों ही एकदम से आंखें फाड़कर हैरानी से शुभ की तरफ देख रहे थे और शुभ ये सारी बातें मुस्कुराकर गाड़ी चलाता हुआ कह रहा था जैसे वो तो बिल्कुल सच ही बोल रहा हो। और तभी शुभ ने भी गाड़ी ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रोक दी और फिर अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखकर अपने दोनों ही कंधों को उचकाकर कहा कि यार अब ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों मुझे। दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। शुभ ने भी बच्चों सा मुंह बनाकर कहा कि इतना अच्छा नसीब कहाँ है मेरा यार, कि कोई ढंग की लड़की मुझे भी मिल जाती, कोई मिलती ही नहीं है, सेकंड हैंड ही मिलती है। और मुझे सेकंड हैंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस फ्रेश माल ही चाहिए। मैं फ्रेश हूँ तो मुझे भी फ्रेश ही चाहिए। एक बार कोई लड़की मिल गई ना तो फिर जो फ्रेश होगी, बस फिर क्या है, मैं तो सीधा मंडप लेकर जाऊंगा उसे। कोई डेट वेट नहीं करूंगा, कोई मूवी सूवी भी नहीं करूंगा, कोई शॉपिंग वॉपिंग भी नहीं, सीधा शादी। इतना कहकर वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया। तो नील और निहाल दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर गाड़ी से नीचे उतर कर बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि यार हमसे ज़्यादा तो इसे ही नॉलेज है। नील भी कॉरिडोर में अवनी के कैबिन की ओर जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसके दोनों ही भाई थे। नील फाइनली अवनी के कैबिन के पास पहुंच गया था। उसने भी कैबिन के हैंडल को हल्का सा हाथ लगाया और फिर पीछे पलटकर अपने दोनों ही भाइयों को देखकर कहा कि कोई भी आए अंदर मत आने देना उसे, समझ गए तुम दोनों। दोनों ने ही मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नील भी सीधा दंदनाते हुए अंदर चला गया और फिर शुभ और निहाल दोनों ही हाथ बांधकर बॉडीगार्ड की तरह वहां गेट पर ही खड़े हो जाते हैं। नील ने भी कैबिन में आकर अवनी की तरफ देखा तो अवनी की नजर भी नील पर आ गई। दोनों की नजर एक दूसरे पर आकर ठहर गई थी। अवनी को भी एकदम से उसका थप्पड़ याद आ गया था और फिर उसकी
की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया था। वो भी खड़े होकर गुस्से में बोलती है कि क्या करने के लिए आए हो तुम यहाँ पर। अब नील को भी गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके बहुत ही प्यार से कहा कि तुम्हारी साइन चाहिए। अवनी बोलती है कि क्यों, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं साइन कर दूंगी। नील ने बहुत ही प्यार से कहा कि क्यों नहीं करोगी तुम साइन। पर्सनल लाइफ एक तरफ और प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ, लड़ाई झगड़ा एक तरफ और बिजनेस एक तरफ। जब तक तुम साइन नहीं करोगी ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अब जल्दी से तुम साइन करो और फिर मैं यहाँ से जाऊँ। इतना कहकर उसने भी फाइल को अवनी के सामने रख दिया और फिर इधर उधर देखने लगा। अवनी भी चुपचाप से खड़ी हुई थी। उसने भी अपने दोनों ही हाथ टेबल पर जोर से रखे और फिर नील की आंखों में देखकर बोलती है कि जैसे आए हो ना, वैसे के वैसे चले जाओ तुम यहाँ से। मैं कोई साइन वाइन नहीं करूंगी, समझे तुम। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया ये प्रोजेक्ट। तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे और फिर मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगी और इन पेपर पर आराम से साइन भी कर दूंगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि अब तुम मुझे डाइवोर्स दोगे। जब तुम मुझे डाइवोर्स दे ही दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइनेंशियली रिलेशन क्यों रखूं। मुझे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। नील थोड़ा सा अवनी के करीब आ गया और फिर अवनी ने भी अपना सलाइवा गटक लिया। नील ने अगले ही पल अवनी के गाल पर एक मीठी सी किस की और फिर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोलता है कि मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, है ना। अवनी ने भी नील के सीने पर अपना हाथ रखा और फिर उसे थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर ठीक से खड़ी होकर बोलती है कि नील जाओ यहाँ से चुपचाप से। नील भी घूमकर अवनी के पास आ गया और फिर उसने भी अवनी की कमर पर अपना हाथ डालकर खुद से सटा लिया और फिर उसकी गाल पर अपने हाथ को रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि ऐसे तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अभी तो तुम्हें मनाकर प्रताप हाउस भी लेकर नहीं आया हूँ। जब तुम्हें मनाकर प्रताप हाउस लेकर आऊंगा ना, तब गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे। सच कह रहा हूँ, ये मत समझना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं और तुम्हारे पीछे फिर से पागलों की तरह आगे पीछे घूमता रहूंगा। एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। इतना कहकर उसने भी अवनी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। अवनी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो वही नील के एहसास को वो महसूस कर रही थी। तो वही नील के होंठ भी अब अवनी की गर्दन पर हल्के हल्के से हरकतें कर रहे थे। अवनी चाह कर भी ये सारी चीजें रोक नहीं पा रही थी। वो चाहे जितना भी नील को गुस्सा दिखा लेती, लेकिन सच तो यही था कि उसे प्यार नील से बहुत ही ज़्यादा था। वो नील से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी। वो एकांश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और शायद एकांश के साथ वो प्रैक्टिकल होकर में थी, लेकिन प्यार का एहसास तो उसे नील ने ही करवाया था और नील से ही उसे सच्चा प्यार था। नील के होंठ जैसे जैसे उसकी गर्दन पर हरकत कर रहे थे, वैसे वैसे अवनी खुद को कंट्रोल में एकदम से नाकाम हो रही थी। नील ने अगले ही पल अपने होंठ अवनी के होंठों की तरफ बढ़ाए, तो अवनी ने भी नील के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे। आप जाओ यहाँ से चुपचाप से, वरना मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। नील भी बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलता है कि ऐसे तो नहीं जाऊंगा, साइन करो तो चला जाऊंगा। अवनी बोलती है कि मैं कोई साइन वाइन नहीं करूंगी, जाओ यहाँ से चुपचाप से। और ये सुनते ही नील भी झटके से अवनी के पैर पकड़ लेता है और जमीन पर पूरा लेट गया था और बोलता है कि प्लीज़ साइन कर दो, प्लीज़ प्लीज़ साइन कर दो ना प्लीज़ साइन। देखो तुमने साइन नहीं किया ना, तो फिर पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। प्लीज़ साइन कर दो ना इन पेपर पर। तुम मेरी होने वाली मतलब हो चुकी हो, बीवी हो ना तुम मेरी। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मेरे पापा मुझे डांटे या फिर मुझे मारे। वैसे भी पिछली रात में बहुत ज़्यादा डांट खा चुका हूँ पापा से। अब मैं बिल्कुल भी डांट नहीं खाऊंगा पापा से, वो भी तुम्हारी वजह से। इतना कहकर उसने भी अवनी के पैरों को फिर से पकड़ लिया और फिर अवनी भी हैरानी से नील की तरफ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले नील कुछ और था और अब उसके सामने कुछ और था। एकदम से पागल था नील। अवनी बोलती है कि नील मेरे पैरों को छोड़ो, छोड़ो मेरे पैरों को। लेकिन नील भी वहीं पर पैर पकड़कर बैठा हुआ था। तो वहीं बाहर दोनों ही भाई बॉडीगार्ड बनकर खड़े हुए थे। तभी शुभ ने भी सामने से मिस्टर ओबरॉय को कैबिन की ओर आते हुए देखा। जैसे ही मिस्टर ओबरॉय शुभ और निहाल के पास आते हैं, तो वो भी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल निहाल ने एक बॉडीगार्ड की तरह मिस्टर ओबरॉय के सीने पर अपना हाथ रखकर उन्हें रोकते हुए कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी सर और मैडम अंदर बिजी हैं, आप अभी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाएंगे। सुरेश जी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। दोनों ही अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा कर रखे थे और हाथ
बांध कर रखे थे, बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। सुरेश जी भी गुस्से से बोलते हैं कि हो गया है तुम दोनों का, तो फिर मैं अंदर जाऊं, नहीं तो एक चपाट मारूंगा, समझे तुम लोग। शुभ बोलता है कि नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग चल रही है। हमारे बॉस ने कहा है कि हम किसी को भी अंदर आने नहीं दें, तो फिर बेहतर यही होगा कि आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं और थोड़ी देर के बाद कृपया करके आ जाएं। सुरेश जी हैरानी से दोनों की तरफ देख रहे थे। दोनों ही उसी की कंपनी में खड़े हुए थे और दोनों ही उसे ही रोक रहे थे अंदर जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ नील, जो कि जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था और बच्चों की तरह हाथ पैर मार रहा था और बोल रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ साइन कर दो, तुम जब तक इस पर साइन नहीं करोगी मैं ऐसे ही रोता रहूंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। अवनी तो आंखें फाड़कर नील की तरफ ही देख रही थी और फिर नील ने फिर से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। रोता हुआ बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझे बस साइन चाहिए, साइन चाहिए मुझे, बस मुझे साइन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे और कुछ भी नहीं पता। नील बहुत ही ज़्यादा रोई जा रहा था और अब नीजो की गुस्से में एक कदम चली तो फिर नील ने फिर से उसका पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, साइन चाहिए, साइन चाहिए, साइन चाहिए, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं जाना वाला, मुझे बस साइन चाहिए, साइन चाहिए, साइन चाहिए। अवनी ने आखिरकार काफ़ी ज़्यादा गुस्से से नील के सीने पर रखा हुआ पेपर उठाया और फिर उसे उसे टेबल पर रखा और उस पर साइन कर दिए। नील भी एकदम से मुस्कुराता हुआ उठ गया और फिर अवनी ने भी नील की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ही ज़्यादा। नील ने भी बहुत ही प्यार से पेपर लिया और फिर मुस्कुरा कर बोलता है कि थैंक यू साइन करने के लिए। अवनी बोलती है कि ऐसे कौन साइन करवाता है। नील बोलता है कि अरे मैं करवाता हूँ, और कौन करवाता है। इतना कहकर उसने भी अवनी के गालों को फिर से पकड़कर थोड़ा सा हिला दिया। अवनी बोलती है कि भारी पड़ेगा। नील मुस्कुराकर बोलता है कि देखती जाओ अवनी, देखते हैं कि आने वाला टाइम किस पर ज़्यादा भारी पड़ता है। बहुत ज़्यादा नचा लिया है तुमने मुझे, अब तो तुम्हें प्रताप हाउस लेकर ही आऊँगा और फिर चाहे कुछ भी हो जाए और फिर तुम्हें मेरे इशारों पे नाचना ही होगा। अवनी को भी अब कहीं ना कहीं नील की जिद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन वो भी एक अमीर बाप की बेटी थी और शायद थोड़ा सा एटीट्यूड उसके अंदर ज़्यादा ही था। इतनी जल्दी घुटने टेकना उसने भी नहीं सीखा था। तो वहीं बाहर सुरेश जी भी दोनों ही भाइयों को थप्पड़ दिखाते हुए बोलते हैंगे, हटोगे या फिर नहीं हटोगे। शुभ बोलता है कि अरे भाई साहब, आप हैं कौन, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, देखिए प्लीज चले जाइए आप यहाँ से। ये सुनते ही सुरेश जी ने भी शुभ की बाजू पकड़कर उसे आगे से हटाया और फिर कैबिन का दरवाजा एक ही झटके में खोल दिया। उसने सामने देखा तो नील अभी मुस्कुरा रहा था और अवनी जो काफी ज्यादा गुस्से से उसे घूर रही थी। अपने ससुर को देखकर तो नील ने भी सुरेश जी की तरफ देखा और फिर जल्दी से आकर उनके पैरों को छूकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग पापा जी। सुरेश जी को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसने भी नील के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा कि खुश रहो। नील बोलता है कि आप कहाँ खुश रहने देते हैं हमें। अगले ही पल सुरेश के विचार नील के लिए पूरी तरह से बदल गए थे और फिर नील ने भी मुस्कुराकर कहा कि थोड़ा सा समझाइए आप अपनी बेटी को। बेटी चाहे जितनी भी अमीर बाप की हो या फिर गरीब बाप की हो, एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही होता है ना, मतलब अपनी ससुराल जाना ही होता है। और फिर आपकी बेटी को तो मेरे जैसा लड़का मिला है जो उसके गुस्से को, उसके प्यार को, हर चीज को अच्छे से झेल सकता है। सोच कर देखिए ससुर जी, सोच कर देखिए अगर फ्यूचर में ये सब एकांश के साथ हुआ होता तो फिर क्या करती आपकी बेटी, क्या होता आपकी बेटी का फ्यूचर। सुरेश जी ने एक नज़र अवनी की तरफ घूर कर देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अभी नील की तरफ ही देख रही थी और नील भी मुस्कुराकर बोलता है कि मैं बताता हूँ, 2 ही दिन में डाइवोर्स लेकर आ जाती आपके पास और एकांश मनाने के लिए भी नहीं आता इसे। और फिर मुझे देखो, मैं कैसे आपकी बेटी के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाकर घूम रहा हूँ, कितना ज़्यादा उसे मनाने के लिए आगे पीछे घूमता हूँ। इतना कहकर नील भी हल्के से गुस्से में अवनी की तरफ घूर कर देखता है और फिर एक सेकंड के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। अवनी के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ रही थी। वो भी समझ रही थी कि नील बेशक से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और शरारत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। सुरेश जी ने कहा कि तुम यहाँ पर साइन लेने के लिए आए थे ना। नील बोलता है कि हाँ पापा जी, क्या करता मैं, लेना ही पड़ा साइन। वो क्या है ना कि पापा जी ने कहा था कि जाओ जाकर बहू के साइन लेकर आओ, वरना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। वैसे आपकी बेटी ने कर दिया है साइन, अब मैं चलता हूँ पापा जी। इतना कहकर वो भी वहाँ से मुस्कुरा कर चला गया था और फिर सुरेश जी भी नील और उसके भाइयों को जाता हुआ देख रहे थे। उसने एक नज़र अवनी की तरफ घूर कर देखा और बोला कि क्या सोचा है तुमने, क्या सोचा है तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में, और क्या सच में इस लड़के को ऐसे ही नचाती रहोगी क्या अपने इशारों पर पूरी ज़िंदगी।
तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है आगे एपिसोड में, प्लीज़ देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। कल का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।